सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है ना। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा जो है और चैप्टर 11 3D ये कैलकुलस से बाहर के चैप्टर है ना। चैप्टर 9 जैसे कैलकुलस तक था, चैप्टर 9 में भी कैलकुलस यूज़ हुई है, 8 में भी, 7 में भी, है ना। ये कैलकुलस बेस नहीं है, इसके अंदर कैलकुलस का कोई यूज़ नहीं है। ये आपस में ही इंटरकनेक्टेड चैप्टर है दोनों, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 वेक्टर और 3D। ठीक है ना। तो अब देखो वेक्टर 3D से आपकी वेटेज अच्छी खासी रहती है एग्जाम्स के अंदर। पहले 17 होती थी, अभी 14 मार्क्स का है। ठीक है, तो वेटेज अच्छी खासी है। इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते वेक्टर 3D में, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि इमेजिनेशन करना पड़ता है और इमेजिनेशन बच्चों का वीक होता है, तो उन्हें चीज़ वेक्टर 3D जैसी चीज़ समझ नहीं आ पाती, है ना। और दूसरी बात यह कि बच्चे वेक्टर ना करके सीधा 3D पे स्किप करते हैं, क्योंकि 3D ज़्यादा मार्क्स की आती है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। कुछ बच्चे वेक्टर को स्किप कर देते हैं, तो उस वजह से भी उनकी 3D उन्हें 3D में समझ नहीं आता, फिर वो 3D में भी कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए आपको वेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप 3D में समझ सकें। ठीक है, तो चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर जो है, देखो पीसीएम वाले बच्चों के पास भी मैथ्स होती है और कॉमर्स वाले बच्चों के पास भी। तो जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं उन्हें तो इजीली समझ आ चुका है वेक्टर क्या होता है ना, क्योंकि 11th क्लास में बता देते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में। लेकिन जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो भी होते हैं मैथ्स में, तो उन्हें यहाँ पर रियलाइज़ करना कि वेक्टर क्या होता है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझाना। क्योंकि देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैथ्स में तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब पढ़ना है, तो ये तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है? एक्चुअल में रियलिटी जो होती है मैं आपको पहले वो बताता हूँ, उसके बाद हम लोग चैप्टर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं वेक्टर की। व्हाट इज़ वेक्टर? देखो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अगर मैं फिजिकल की क्वांटिटीज़ की बात करूँ, ठीक है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं पहले। जैसे सपोज करो लेंथ, सेकंड, और आपका टाइम, ठीक है ना, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, एरिया, और आपका क्या ले सकते हैं हम? फोर्स ले सकते हैं ना। फोर्स इज बेस्ट एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है ना। तो देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। एक स्केलर होती हैं और एक होती है वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। जिनको मैग्नीट्यूड नहीं पता मैं आगे बताऊंगा फर्दर, बस अभी जो बता रहा हूँ वो समझो। मैग्नीट्यूड, जिन स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन से होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब आपको ये समझाना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन तो फर्दर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता है, मैग्नीट्यूड में बताएंगे वेक्टर में क्या होता है। लेकिन इसमें स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल लूँगा, है ना, दो चीज़ों का एग्जांपल लूँगा। एक देखो, एक कोई सपोज करो आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पर है, इसकी हाइट, ये एक बंदा खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपसे दो सवाल पूछे। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बताया कि मैं इस बॉक्स पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, मैं इस बॉक्स पर क्या लगाऊंगा? 10 न्यूटन की फोर्स। तो आप सबसे पहले सवाल क्या पूछोगे कि फोर्स तो लगाओगे लेकिन किस डायरेक्शन में लगाओगे, है ना। फोर्स लगाओगे कि लेकिन किस डायरेक्शन में लगाओगे? तो क्योंकि लॉजिकल बात यही है कि फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो आपका सवाल यही आएगा कि हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो मैंने फोर्स लगाई इधर की साइड, तो बॉक्स जाएगा किधर? इधर की साइड। ठीक है, और अगर मान लो मैंने फोर्स इधर लगा दी तो बॉक्स आएगा किधर? इधर की साइड। ठीक है ना, ये मतलब बॉक्स नहीं, यही जो है अपना, ठीक है ना, बॉक्स ही समझ लो इसको, जो भी है वो। ठीक है ना। अच्छा, और अगर मान लो मैं इस बंदे की हाइट के बारे में बात करता हूँ, इस बंदे की हाइट के बारे में बात करता हूँ, ये कोई भी है, तो आप लोग इसके बारे में ये नहीं पूछोगे कि इसकी हाइट किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, है ना। कोई भी दुनिया का पागल इंसान ये नहीं होगा, अगर मान लो मैं इसकी हाइट के बारे में पूछ रहा हूँ तो वो बताएगा कि किस डायरेक्शन में हाइट बढ़ेगी। भाई हाइट तो ऑब्वियसली बात है, हाइट तो हमेशा ऊपर की साइड बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल किस लिए बताया मैंने आपको? ताकि आप स्केलर वेक्टर में
डिफ्रेंशिएट कर सको। देखो आपने यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करी, आपने क्या बात करी कि हाइट किस डायरेक्शन में, ये तो नहीं पूछा आपने। हाइट तो हाइट होती है, हाइट तो ऊपर की साइड बढ़ेगी, तो ये क्वांटिटी कैसी, स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि हाइट किस डायरेक्शन में बढ़ेगी ये नहीं पूछते। हाइट तो सिर्फ जहाँ हमें पता है, हमें डायरेक्शन नोन है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि मैग्नीट्यूड कितना है ना, कितनी ऊंची हाइट है, क्योंकि लेंथ ही होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, स्केलर हो गया। और यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स में आप लोग डायरेक्शन पूछते हो, ठीक है ना, इसलिए फोर्स से बच्चे समझ जाते हैं जल्दी से कि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन डायरेक्शन भी होती है ना। डायरेक्शन आपसे पूछते हैं, मतलब कोई भी बंदा जो भी होगा, सही इंसान लॉजिकल बात करेगा तो वो ये जरूर पूछेगा कि फोर्स लगा रहे हो लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और बात कर सकते हैं, देखो सपोज करो आपके पास से कोई कार है ना, कोई कार है आपकी ये, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बनाता, एक कार है, ये भी ठीक ठाक एग्जांपल है। मान लो एक कार जा रही है, एक कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार जा रही है। तो आपको स्पीड नोन है कि स्पीड से जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको ये नहीं पता है कि कहाँ जा रही है, आपको सिर्फ ये पता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो ये क्वांटिटी कैसी हुई, स्केलर, क्योंकि आपको उसमें डायरेक्शन थोड़ी पता है, इसमें आपको डायरेक्शन थोड़ी गिवन है। स्पीड तो आपको सिर्फ स्पीड बता दी, तो स्पीड से आप ये बता सकते हो कि वो कहीं भी जा सकती है ना, डायरेक्शन अननोन है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पता, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक कार की, ठीक है ना, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन कहाँ पर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में, 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, इन नॉर्थ ईस्ट जा रही है वो। तो आपको यहाँ पर स्पीड तो पता है लेकिन डायरेक्शन भी बता दी, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्वांटिटी अब कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये स्पीड थी लेकिन ये स्पीड नहीं होगी, ये स्पीड नहीं होगी, क्योंकि स्पीड में क्या है 40 किलोमीटर आवर, लेकिन जब 40 किलोमीटर पर आवर के साथ आपको डायरेक्शन भी बता दे तब वो स्पीड ना होकर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, स्केलर और वेक्टर। अभी मैथ्स के लिए क्या है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉलेज आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन मैथ्स में भी जो हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं वहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी तो यही है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं होगा पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, ना कि वेक्टर, ठीक है। ये फिजिक्स वालों के लिए, लेकिन फिजिक्स वालों ने पढ़ रखा होगा इसलिए, ठीक है। अब इनको क्लासीफाई कर लेते हैं, ये वाली जो क्वांटिटीज़ हैं, फिर वर्ड्स तो आपको पता लगेगा कैसी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एरिया तो एरिया होता है, एरिया की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, एरिया तो सिर्फ एरिया होता है, कितना भी हो सकता है ना। तो ये क्वांटिटी कैसी, स्केलर होगी। स्पीड स्केलर, वॉल्यूम में आपको कितनी भी हो सकती है, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, ऊपर की वॉल्यूम है नीचे की वॉल्यूम तो वॉल्यूम होती है, स्केलर है ना। टाइम भी कहाँ पे बढ़ता है, एक ही डायरेक्शन में, है ना, उसकी डायरेक्शन आपको नोन है ना, आप पूछोगे तो नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है टाइम, तो ये कैसा हो गया, स्केलर हो गया। और सेम विद लेंथ भी किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है ना, उसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी हुई, स्केलर क्वांटिटी। तो ये था आपके पास वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, क्योंकि अब तक आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है वेक्टर, तो आपको पहले बताना चाहिए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बात करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, है ना, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ सकते हो। तो देखो बहुत ईजी है रिप्रेजेंट करना वेक्टर को। वेक्टर आपके पास क्या होता है इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, ठीक है ना। मैथ्स में सिर्फ वेक्टर क्या है, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं आप, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना, एक लाइन का टुकड़ा ही तो है, जिसकी क्या है, डायरेक्टेड का मतलब क्या है, जिसकी एक डायरेक्शन है, ठीक है ना। डायरेक्टेड का मतलब है जिसकी एक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे, मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है, तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, एरो बनाकर कि भाई इस डायरेक्शन में, तो यही होता है एक वेक्टर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब हर जगह क्वेश्चन करना है तो ऐसे थोड़ी एक लाइन से बना के दिखा दोगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कोई भी एक लाइन है, ये वेक्टर, ठीक है ना, तो इसका नेम कैसे करेंगे आप लोग, दो तरीके से नेमिंग होती है, ध्यान से सुनना। एक वेक्टर ये है, इसको हम बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। कुछ लोग उसको हेड और टेल भी बोलते हैं, वैसे इनको
जनरली इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से ही बोलते हैं, है ना। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, तो इसी से आएगा, इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, राइट डाउन द वेक्टर। ठीक है, अब इनिशियल पॉइंट का जो नेम है वो ए है और इसका टर्मिनल पॉइंट का नेम है बी। इस वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए बी वेक्टर से। ठीक है ना, कैसे पता लगा ए बी वेक्टर है, बी ए वेक्टर क्यों नहीं हुआ? ए बी वेक्टर इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे बी जो है, बी के ऊपर क्या है, टर्मिनल पॉइंट, तो इसलिए बी के ऊपर टर्मिनल पॉइंट आया। ठीक है ना, और कभी भी हमेशा याद रखना, आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो ए बी वेक्टर, तो ये जो एरो है ये हमेशा इधर की साइड ही बनेगा। ठीक है ना, कभी भी आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ए बी वेक्टर ऐसे मत बना देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए बी वेक्टर, अगर मान लो इसके ए बी ना होके नेम ऐसा होता, ए बी ना होके इसका नेम होता बी ए, बी ए होता, तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, बी ए वैक्टर, क्योंकि जो टर्मिनल पॉइंट है वो कहाँ पे, ए के ऊपर, तो इसलिए वेक्टर को ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है कि वह एरो इधर की साइड लेगा, इसलिए बी ए वैक्टर। ठीक है, कहीं आप इसको उल्टा करके ऐसे लिख दो, ए बी वैक्टर, ऐसे मत लिख देना, एरो इधर की साइड लेगा इसलिए बी ए वैक्टर। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या होता है नेम करने का, इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो इस वेक्टर को सिंपली हम नेम भी कर सकते हैं ऐसे, ए वेक्टर या बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो भी जेड तक। ठीक है ना, तो सिंपल अगर इसका नेम ए है तो आप इसको सिंपल क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो ए वाला, एक ए वाला, दोनों ही यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर किसी वेक्टर का आपको, चलो वो बाद में बात करेंगे, है ना उसकी, क्योंकि वो एक्सरसाइज में जब पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तभी यूज़ कर लेंगे उसको, है ना। फिलहाल के लिए आप ये सीखो, है ना, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रिप्रेजेंटेशन एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगली बात करते हैं, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के ऊपर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोजीशन वेक्टर, 3D में भी आएगा, तो बात करते हैं उसके ऊपर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है ना, लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, मैंने पहले ही बना दिया ताकि टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का निकलता है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट का ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट लेंगे P। ठीक है, तो ये पॉइंट कोई भी हो सकता है स्पेस में। अब देखो, ये जब भी मैं 3D सिस्टम की बात करूँगा तो हमेशा इस वाली एक्सिस को आप हमेशा एक्स एक्सिस लेना, इसको वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं उसको तो एक्स वाई लेते हैं, इसको फालतू एक्सिस होती है तो उसको जेड ले लेते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी ऐसा नहीं करती है, एनसीईआरटी इसी तरीके से लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द लोग एक्स वाई जेड ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही लो। अच्छा, अरे यार ये फिगर यहाँ पे थोड़ी सी गलत बन गई, जो बॉक्स है ना ये सिर्फ यहीं तक जाएगा ऐसे। ठीक है, वो थोड़ा आप लोग देख लेना, है ना, मैनेज कर लेना, क्योंकि अजीब सा लग रहा होगा बनी मन से। चलो कोई नहीं, अभी आप पोजीशन वेक्टर के बारे में देखो। सपोज करो ये जो इतना डिस्टेंस है ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये कितना है, वाई डिस्टेंस है। और ये जो इतना डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, ये कितना है, जेड डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर एक सपोज करो ये पॉइंट है कोई, ये वाला पॉइंट, भाई इतना डिस्टेंस एक्स है, इतना डिस्टेंस वाई है, इतना डिस्टेंस जेड है। आप लोग जब 2D प्लेन की बात करते थे, 2D प्लेन की बात बता रहा हूँ, ये पॉइंट होता था कोई भी, अगर सपोज करो कोई मैंने पॉइंट लिया 1 2, तो 1 इतना डिस्टेंस लिया और 2 यहाँ पे लेते थे, तो ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट हो जाता था। ठीक है ना, ये 2D स्पेस था। ये 3D स्पेस है, कोई एक्स पॉइंट है, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस पे, और कोई वाई पॉइंट है इतने डिस्टेंस पर, और जेड है इतने डिस्टेंस पे, तो वो कई पॉइंट स्पेस में आएगा। ठीक है, हवा में आएगा, तो हवा में आपको तो पता नहीं कहाँ पे होगा, तो हवा में हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर वो। ठीक है ना, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट P, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, क्योंकि जब आप ये वाला पॉइंट लेते थे सपोज करो A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते थे 1 2, क्योंकि हमने 1 2 को प्लॉट करा था। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आपसे 2D प्लेन में कहूँ एक्स वाई प्लॉट करना है, तो आप कहीं पर प्लॉट करोगे ना एक्स वाई, है ना। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो समझा नहीं, आप कहीं भी प्लॉट करोगे एक्स वाई को, क्योंकि आपको तो पता नहीं एक्यूरेट कहाँ पे लेगा वो, तो इसलिए एक्स वाई जेड पॉइंट कहाँ पर है, हाँ स्पेस में है कहीं पर, तो सपोज करो पॉइंट कहाँ है, P एक्स वाई जेड, पॉइंट P स्पेस में है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो और ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन O 0,0,0। ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेंगे इसलिए 3D है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो और यहाँ पर तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा 0 0 0, और ये पॉइंट कोई भी स्पेस में है P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक को जोड़ने वाला एक वेक्टर, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट को जोड़ने वाला एक वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये। 3D स्पेस में आपको ये नहीं पता कि पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, क्योंकि स्पेस में है पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट एक्स वाई जेड कहीं पर भी लाई कर सकता है, तो एक्स वाई जेड सपोज करो ये, ठीक है ना,
पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, वो ये रहा हवा में। अब ये पॉइंट अननोन है, स्पेस में है, तो ओरिजिन से लेके जो इस पॉइंट तक को जोड़ेगा वो वाला वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है। अब मान लो कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट P एक्स वाई जेड ही हो, सपोज करो पॉइंट P 1 2 3 भी हो सकता था, तो ओरिजिन से लेके 1 2 3 को जोड़ने वाला क्या हो जाएगा, एक वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि P से ही डिनोट करेंगे, इसको हम A B C कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये तो मैंने जनरल बताने के लिए P ले लिया। सपोज करो कोई पॉइंट है स्पेस में A जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3, तो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट A तक को जो वेक्टर जुड़ेगा उस पॉइंट A का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे नोट कर देंगे, OP वेक्टर से। ठीक है ना। इस वेक्टर को, क्योंकि O तो क्या हो गया इनिशियल पॉइंट और P क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट, तो इनिशियल से लेकर टर्मिनल तक तो ऐसे नोट करेंगे OP वेक्टर। ठीक है। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को दो तरीके से स्पेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इस तरीके से और एक जो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अब इस वेक्टर को, अब देखो ये आपको पता नहीं कि कौन सा पॉइंट, ये कोई वेक्टर कहाँ पर है ना, ये पॉइंट तो अननोन है। तो जब भी कोई अननोन पॉइंट आएगा ना पूरे स्पेस के अंदर, तो हम उसको कैसे नोट करेंगे, सिंपल R से। कोई भी अननोन पॉइंट जो होगा स्पेस के अंदर, जैसे ये पॉइंट एक्स वाई जेड में अननोन है, कहीं पर भी हो सकता है, तो ये अननोन पॉइंट जो होगा स्पेस में, अगर हम उसको तो वेक्टर से डिनोट करें तो वो भी वेक्टर से, अननोन पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, R वेक्टर से। ठीक है ना। अननोन पॉइंट जो स्पेस में एक्स वाई जेड, तो उसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे OP वेक्टर से या फिर R वेक्टर से। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। और आप लोग एक बात और सीख लो, अगर आपको मान लो पोजीशन इसका OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो अभी के लिए आप लोग सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लो। मैग्नीट्यूड जब भी निकालते हैं ना OP किसी वेक्टर का, या OP वेक्टर ले लो या R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसका ऐसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेके। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, फॉर्मूला होता है ये, याद करना पड़ेगा। वो क्या है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो देखो फॉर्मूला एक्चुअली में ये होता है, ये पोजीशन वेक्टर के केस में है ऐसा, लेकिन अगर मान लो कोई भी वेक्टर होगा तो कैसा आएगा फॉर्मूला, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्या है एक्स, और इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 0 0 0 तो कुछ भी नहीं है ना, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैंने बताया इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सपोज करो अगर आप लोग ये पोजीशन वेक्टर का केस छोड़ दो फिलहाल के लिए, मैग्नीट्यूड के केस में बता रहा हूँ, है ना। वैसे याद रखना पोजीशन वेक्टर क्या है, वैसे बता रहा हूँ। सपोज करो कोई भी स्पेस में कोई वेक्टर आ गया, ठीक है ना, ये कोई आपके पास वेक्टर है, ये आपको पता नहीं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज करो 1 2 1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3 2 1, है ना। और आपको सिंपल फॉर्मूला ये वाला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको क्या लगा कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, सपोज करो ए बी वेक्टर है कोई, तो आप लोगों को तो फॉर्मूला ये बताया गया था, तो आप लोगों ने क्या करा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोगों ने 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √14, और ये गलत हो गया। ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, क्यों, इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ नहीं करना, इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ करना है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तब ये वाला फॉर्मूला रेलेवेंट रहेगा। क्योंकि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना, तब आप लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल दोगे। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ यही होगा। तो अब इसको देखो, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 0 हो जाएंगे, तो इसका फिर √4 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2, तो ये इसका 2 यूनिट क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैग्नीट्यूड का आप लोग सिंपल अभी पोजीशन वेक्टर के केस में तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स करोगे तो ये आएगा √x² प्लस y² प्लस z², लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा। ठीक है ना। मतलब फिलहाल के लिए तो यहाँ पे 0 0 है, लेकिन कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा। ठीक है ना। क्योंकि अभी आप जब आगे जाओगे ना 10.2 एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत यूज़ होगा, और पूरी 3D में भी मैग्नीट्यूड का बहुत यूज़ है, तो उसके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। इस बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। ठीक है ना। ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, ये 3D में भी आएगा।
देखो वेक्टर 3D जैसी जो चीज़ें होती है ना, इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन होता है आपका कंसेप्चुअल नॉलेज, है ना, आपको कंसेप्ट की कितनी नॉलेज है। अदरवाइज क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन बता भी सकता हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है ना, 3D की मिसलिनियस आप पूरी कर लो, मोस्ट चांस है आपको 6 मार्क का क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। आपको 6 मार्क मिल भी जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग जो फर्दर इसको पढ़ोगे, है ना, आप कुछ भी करोगे आगे, कोई भी कोर्स वहाँ पर अगर मैथ्स है तो आपको ये वेक्टर 3D जैसी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो वहाँ पर अगर आपको यही नहीं पता कि एक्चुअल में है क्या वेक्टर 3D, है ना, आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, तो आप लोग कैसे करोगे फिर, है ना। तो क्वेश्चन करना मेन टारगेट नहीं है हमारा। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट को समझना, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोस। ऑल्सो मैंने पिछली अभी जो फिगर बनाई थी वाली, उसमें शायद मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, है ना, तो उसको ध्यान से करेक्ट कर लेना। एक्चुअल में जो बनता है ऐसे बनता है, ठीक है ना, ये सही है। तो अब ध्यान से समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोस। पहले पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, आफ्टर दैट डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है ना। सपोज को ये हमने कोई भी पोजीशन वेक्टर लिया था, ये पॉइंट था P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x y z, और ये आपके पास क्या था ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0,0,0, ठीक है। इतनी लेंथ क्या थी हमारे पास, x लेंथ थी, इतनी लेंथ क्या थी y लेंथ थी, और इतनी लेंथ क्या थी z लेंथ थी, ठीक है। ये तो इनके नेम होते ही हैं x y z। हमने लेंथ की बात करी तो ये x लेंथ, ये y लेंथ, ये z लेंथ, तभी जाके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए x y z, ठीक है। ये जो पॉइंट P है, अभी हम अपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते थे, कोई भी लाइन जो 2D स्पेस में होती थी उसका स्लोप पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्लोप क्या होता था, इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन जितना भी होता था उसका tan थीटा क्या होता था, आपके पास स्लोप होता था। सपोज करो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है लाइन, स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan 45, कितना होता है 1, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पर तो 2D में होता था काम, क्योंकि लाइन सिर्फ ऐसे ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है ना, लाइन ऐसे ही मूव कर सकती है बस, है ना। लेकिन यहाँ पर 3D में क्या होगा, ये वेक्टर है कोई, ठीक है, ये वेक्टर है कोई, ये ऐसे स्पेस में है। अब ये वेक्टर इसके साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, जेड के साथ भी और एक्स के साथ भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तीनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा। ये कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस ये एंगल भी कुछ बन रहा होगा और ये एंगल भी कुछ बन रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आप लोग अगर बिल्कुल इसको, क्योंकि हम तो बोर्ड में समझा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझोगे ना, थोड़े से इफेक्ट्स के साथ कि 3D में कैसे हो रहा है ये, तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इसलिए इसका जो ये बनता है कार्टेशियन, ये जो प्लेन होता है इसका 3D प्लेन, यहाँ पर क्या होता है, ये इसी तरह से बनाया जाता है ताकि आपको फील आ जाए, है ना। देखो ये तो एक्स लेंथ, ये वाई लेंथ, ये जेड लेंथ, ये तो पॉइंट कितना होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी जो ओपी वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर ओपी, ये स्पेस में किस तरह से मूव कर सकता है, एक तो ये ऐसे भी तो मूव कर सकता है ना। अगर मान लो ये जो कोना है, मैं इससे कोई वेक्टर निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो वो इसके साथ भी कुछ, इसके साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, है ना, इस एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा और इसके साथ भी, है ना। आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसलिए यहीं पर देखेंगे, ये वेक्टर इसके साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। सपोज करो इसके साथ इसने कुछ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसने कुछ एंगल बनाया कितना बीटा, ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ इसने कुछ एंगल बनाया कितना गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, वहाँ पर तो सिर्फ एक एंगल बनता था कोई भी, है ना। यहाँ पर क्या बनेंगे, 3 एंगल्स बनेंगे, तो अल्फा बीटा गामा, इनको तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल एंगल्स, ठीक है। और इन्हीं के कोसाइंस यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या हो जाएंगे, इन्हीं के, जब अब डायरेक्शनल एंगल्स के हम क्या ले लेंगे, कोसाइंस ले लेंगे, तो वही क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना ही ईजी है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही कंसेप्ट बस यहीं पे खत्म होगा डायरेक्शन कोसाइंस का, कि अल्फा बीटा गामा का जब आप डायरेक्शनल एंगल्स का कोसाइन ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा, अब देखो इसको डायराइव कर रहे हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ऐसे कॉस बेटा कॉस गामा भी आ जाएगा सिमिलरली करके, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए 3D में समझना। ये लेंथ देखो, इस लेंथ को मैंने ये प्लॉट करा, ठीक है, इस एक्स लेंथ को, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ और ये क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है ना, ये एक्स जा रहा है और ये लेंथ यहाँ तक, ठीक है।
अब ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तिरछा, तो ये पी तक, ठीक है। तो थोड़ा छोटा बना लो यहाँ तक के। और अगर मान लो ये ओ और पी है ना, ये ओ तो नहीं, ये ए हो जाएगा, ए, ठीक है ना, इसको ए ले लो यहाँ के लिए फ़िलहाल। अगर मैं इस ए और पी को ज्वाइन कर दूँ, वैसे आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, अगर मैं ज्वाइन करूँगा घिचपिच हो जाएगी। इस ए और पी को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ ऐसे नहीं बनेगा क्या, ठीक है। अगर मैं इस ए और पी को ज्वाइन करूँगा ना तो इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आ गया। ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा। ये इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, इस वाली एक्सिस और ओ पी के बीच में एंगल क्या है, अल्फ़ा। तो ये वाली एक्सिस और ओ पी के बीच में ये पी है, इनके बीच में एंगल क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोस अल्फा निकाल रहा हूँ। तो कोस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ओ ए, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ओ पी, ठीक है ना। और ओ पी यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है ना। तो ओ पी लेंथ क्या है, ओ पी लेंथ क्या है, ये वाला वेक्टर, इसका इसकी लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड ही तो होगा इसका। भाई मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ होती है वेक्टर की, ठीक है ना। तो ओ पी इसका ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर की लेंथ। और वेक्टर की लेंथ क्या कैसे निकाली थी, मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला बताया था ना आपको पीछे, ये भी इसका फॉर्मूला क्या बताया था, या तो ऐसे निकाल लो ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए अपॉन ओ पी वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था। ओ पी वेक्टर में अगर क्या आप लोग इसको सिंपल क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर भी लिख सकते हो, है ना, आर वेक्टर भी लिख सकते हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बताया था ना अननोन पॉइंट इन द स्पेस किससे डिनोट करते हैं, आर से। और ओ ए क्या है, ओ ए लेंथ तो आपको पता ही है, ओ ए लेंथ कितनी है, एक्स है। भाई ये लेंथ कितनी है, ओ ए लेंथ एक्स ही तो है ये, तो यहाँ पर एक्स लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इतना एक्स अपॉन मोड आर। और आपको एक बात और बता दूं, जब भी हम लोग मोड आर की बात करेंगे ना, मोड आर की, तो आप लोग मोड आर ना लिख के इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर वेक्टर मत लगा देना भाई, मोड आर को हम सिंपल आर भी लिख सकते हैं, बस वेक्टर मत लगा देना, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा का एक्स अपॉन मोड आर, कोस बेटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन मोड आर, सिमिलरली करके, है ना। कोस गामा कितना हो जाएगा, जेड अपॉन मोड आर, ठीक है ना। और मोड आर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल आर। तो इसलिए तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा, वाई अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा, जेड अपॉन आर, ठीक है ना। तो कोस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, कोस बीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, कोस गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। एक बात और याद रखना, कोस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, है ना, 3D में भी। कोस बीटा को एम से डिनोट करते हैं और कोस गामा को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल एक्स अपॉन आर, वाई की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी एम की वैल्यू वाई अपॉन आर, और एन की वैल्यू कितनी होगी, जेड अपॉन आर, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ अगले पेज के लिए इतना याद रखना, है ना, डायरेक्शन रेशियोज के लिए वहाँ पर ये काम आएगा, ठीक है ना। एल इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, एम इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, एन इक्वल्स टू जेड अपॉन आर, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में जो आपको पास ये डराइव हुआ, ये सब इसी से डराइव हुआ, और ये आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो गाइस बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन आपको मैंने बता दिया, अब डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज देखो मोस्ट यूज होगा इसका 3D के अंदर आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली में क्या होते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, डायरेक्शन रेशियो को डी आर से नोट करते हैं ना, डी आर्स आर नंबर्स ए बी एंड सी, है ना। जैसे एलिमेंट से कोसाइंस को डिनोट करते थे, ऐसे ए बी सी से डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर ए बी एंड सी विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। अभी के लिए आप लोगों को ही कुछ समझ नहीं आया जो मैंने लिखा है ना, कोई बच्चे हो सकता है समझ गए हो, लेकिन मोस्ट केस में बच्चों को समझ नहीं आया होगा। तो डायरेक्शन रेशियो एबीसी क्या होता है, नंबर होते हैं विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर, ठीक है ना। लाइन तो 3D में होगी, यहाँ पर वेक्टर है। तो कुछ ऐसे नंबर जो प्रोपोर्शनल है, जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या है, ए डायरेक्शन रेशियो ए, और ये क्या है, कोसाइन एल इक्वल्स टू बी, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है, बी अपॉन एम इक्वल्स टू सी अपॉन एन, ठीक है ना।
इन तीनों नंबर, ये नंबर इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, आपस में तीनों इक्वल आने चाहिए और तीनों एक ही नंबर होना चाहिए, है ना। मतलब जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो एक ही नंबर होगा, है ना। सपोज करो ये 1/2 है तो ये 1/2 होगा, क्योंकि इन दोनों को इक्वल होना है, फिर इसको भी इक्वल होना है, तो एंड में एक ही नंबर आएगा क्या, 1/2। ठीक है। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा नंबर है। हम लोगों ने अभी एक रिलेशन पढ़ा है क्या, L = x/r, y = m/r, सॉरी m = y/r, n = z/r। ठीक है। अब देखो वो 3 नंबर मैं ला के दिखाता हूँ आपको कैसे आएंगे ये नंबर। यहाँ पर आप लोग x की वैल्यू क्या रखो, LR, y की वैल्यू MR, n की वैल्यू ZR। ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी z की वैल्यू NR। आपसे डेरिवेशंस नहीं पूछेंगे वो एग्जाम में, आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि पता तो होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है एक्चुअली में। अब ये x = LR, यहाँ पर अब मैं इस LR को क्या डिनोट कर रहा हूँ, A, MR को B और NR को C। ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पर रखो, कितना आएगा, A की वैल्यू कितना आएगा, A की वैल्यू LR/L, MR/M NR/N। ठीक है ना। अब देखो L से L कटा, M से M कटा, N से N कटा, एक्चुअल में आंसर कितना है, R आ गया। तो ये क्या हो गए, LR MR और NR, ये क्या हो गया एक्चुअली में, यहाँ पर LR किसके इक्वल, X के, तो X Y और Z, ये X Y Z यहाँ पर क्या हो गए, डायरेक्शन रेशोज हो गए, X Y Z आर डायरेक्शन रेशोज। क्यों, क्योंकि ये 3 नंबर हमें ऐसे दे रहे हैं जो कि डायरेक्शन कोसाइन के साथ एक ऐसा रेशो बना रहे हैं जो कि इक्वल है और प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है LR, y की वैल्यू कितनी है MR और z की वैल्यू कितनी है NR। अब जब हम लोगों ने इस रिलेशन में उसको रखा तो एक्चुअली हमारे पास रिजल्ट क्या है, R आ गया, है ना। और एक प्रोपोर्शनल रिजल्ट भी मिल रहा है हमें, है ना, और एक हमें एक फिक्स नंबर आ रहा है यहाँ पे R, है ना। मतलब आप समझो कैसे, x की वैल्यू LR आप लोगों ने यहाँ पर रखी और यहाँ पर LR को हम लोगों ने क्या माना था, A, तो इसलिए यहाँ पर रखा उसको, है ना। ये तो वैसे ज़बरदस्ती वाला काम है डायरेक्शन रेशियोज लेके आना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं नंबर लेके आया हूँ यहाँ पर ऐसे, तो डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली में क्या है ना, आपको उससे वो पता लगेगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा, इसको A माना था, है ना, और यहाँ पर हम लोगों ने रखा A को क्या माना था, LR, है ना, LR को A, यहाँ पर A की जगह क्या रखा, LR, B की जगह MR और C की जगह NR। तो जब हम लोगों ने इसको कट करा तो हमारे पास क्या आया, एक तो हमें पता लग गया प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि तीनों को कटने के बाद एक रिजल्ट आ रहा है यार, तो प्रोपोर्शनल तो पता लग गया, प्रोपोर्शनल पता लग गया। उससे हमें क्या पता लगा कि ऐसे 3 नंबर कौन से हो सकते हैं डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रेशियोज बताएंगे हमें, तो वो कौन सा नंबर है, x y z। अभी फिलहाल के लिए ऐसा हो गया है कि x y z डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि x y z ही डायरेक्शन रेशियोज होंगे, है ना। क्योंकि पोजीशन वेक्टर के केस में तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर के केस में जब आप बनाते हैं पोजीशन वेक्टर, ये तो थोड़ा सही नहीं बना, पोजीशन वेक्टर के केस में ऐसा होता है कि जब आप वेक्टर बनाते हैं तो ओरिजिन से पता लगता है ना, ओरिजिन से OP वेक्टर ये वाला, तो ये जो वेक्टर होता है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, वही क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन जब पोजीशन वेक्टर नहीं होता और कोई और वेक्टर होता है स्पेस में, तब ऐसा नहीं होता, है ना। तब जरूरी नहीं है कि इसके जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तब कुछ और हो सकता है डायरेक्शन रेशियोज, तब निकालने का तरीका दूसरा होता है डायरेक्शन रेशियोज को। ठीक है ना, तो हम 3D में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए आपको ये पता लगा होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस के। ठीक है ना, सिर्फ आपको बता दिया है। एक्चुअली में अभी एग्जाम में एक ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले आपसे, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन से बात होगी, तो पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी तो उसके लिए बता दिया। तो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, 3 ऐसे नंबर जो प्रोपोर्शनल होते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस के। ठीक है, ये तो सिर्फ डराइव करने के लिए दिखाया, आगे क्वेश्चन में आप जब करोगे तो इतना ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। इसको बात करते हैं रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद ही आप लोग समझ सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे वाली चीज़ आपके लिए वैसे ईजी हो जाएगी। तो सिंपल एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस में, क्या, L² + M² + N² = 1।
बस ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस में, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन कैसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट से। तो सिंपल एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये बहुत यूज होता है 3D वेक्टर दोनों में, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आया कैसे ये, है ना, इसको डेराइव करते हैं। देखो आपको मैंने बताया था L की वैल्यू कितनी होती है, x अपॉन मोड R, M की वैल्यू y अपॉन मोड R, N की वैल्यू z अपॉन मोड R, ये बताया था। और आपको एक चीज़ और बताई थी कि मोड R की वैल्यू कितनी होती है, जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा है उनको पता होगा मोड R की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में, है ना। L इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट R, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। M की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। N की वैल्यू z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब LMN को स्क्वायर करो और ऐड करो, किसके को लाएगा, 1 के को ला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये क्या है, एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज, है ना, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो में क्या रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है 3D और वेक्टर दोनों में। आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाली जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना, ये फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे, है ना, ये रिलेशनशिप बता रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक काम कैसे करेगा, फॉर्मूले की तरह। अब LMN तो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, और ABC क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज। LMN डायरेक्शन कोसाइंस, ABC डायरेक्शन रेशोज। तो जब भी इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है ना, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह a और अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, बस इसको याद रख लेना। ठीक है ना, बस ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज में, बहुत जगह यूज़ होगा आगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद करने वाला, बस इसको याद कर लो। नाउ नेक्स्ट टू दिस वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, उनके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो गाइस बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। ना वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो बात करेंगे धीरे धीरे एक एक वेक्टर के बारे में। पहला आता है हमारे पास जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर कैसा वेक्टर हो सकता है, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं, नो मैग्नीट्यूड, है ना, कोई लंबाई नहीं, एंड एनी डायरेक्शन। ठीक है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है और कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब जो मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड नहीं होने का मतलब यह है उसकी कोई लेंथ नहीं है। जब कोई लेंथ नहीं है, जीरो लेंथ होगी, तो कैसा वेक्टर होगा एक्चुअली में, आप ऐसे भी बोल सकते हो जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कंसाइड करेगा। ठीक है ना, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या करेगा, कंसाइड करेगा, मतलब कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होगा एक्चुअली में, या होगा इस तरह से होगा बस ये वेक्टर, इस तरह से सिंपल। क्यों, इसका इनिशियल पॉइंट भी कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। अगर मैंने इसको हल्का सा इधर बना देना, इसकी लेंथ आ जाएगी, और जीरो वेक्टर की तो कोई लेंथ ही नहीं होती, यानी मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो सिंपल इस वेक्टर ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, और इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। और जब इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता मतलब जो कोई चीज़ है ही नहीं, उसकी डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है ना, इसकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है। इसकी डायरेक्शन आप चाहे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, भाई ये चीज़ तो है ही नहीं ना, इसकी लेंथ तो कोई है ही नहीं, तो इसकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज जीरो वेक्टर। नेक्स्ट टू दिस वी हैव यूनिट वेक्टर। है ना, इस जीरो वेक्टर में आपको एक बात और बता दूं मैं, जीरो वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि देखो इसका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, और सॉरी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। सपोज करो इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कहाँ पर है, ए की जगह पर है, तो टर्मिनल पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं एक्चुअली में, ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर, है ना, ऐसे ऐसे बनाएंगे इस जीरो वेक्टर को। ठीक है, तो वो आपको ही पता है, ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है।
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, है ना। और सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई लेंथ नहीं है, वो जब भी रिप्रेजेंट हो सकता है जब कुछ लेंथ होगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। देखो वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। अब कोई वेक्टर है आपके पास ए से लेके बी तक का, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर। तो ये पूरा क्या होगा? ए बी एक यूनिट वेक्टर हो गया। ए बी इज अ यूनिट वेक्टर इन दिस केस, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर है। तो ये क्या हो गया? ए बी एक यूनिट वेक्टर हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर सपोज करो 1 किलोमीटर को मैं 1 किलोमीटर लिख के अगर 1000 मीटर लिख दूँ, 1000 मीटर लिख दूँ, तो क्या होगा? कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे मीटर्स में, ऐसे, है ना। तो एक टुकड़ा जो होगा, सपोज करो अभी जूम कर रहा हूँ उस टुकड़े पर, तो सपोज करो वो टुकड़ा इतना निकला, ठीक है ना। ये कितना निकला? 1 मीटर का निकला। अब 1 मीटर यहाँ पर जो हो गया, 1 मीटर, ये अब यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर होगा, ये इतना, ठीक है ना। सपोज करो ये पॉइंट होगा कोई सी, तो अब यहाँ पर ए सी एक यूनिट वेक्टर है, ना कि ए बी, क्योंकि वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, है ना। यूनिट कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर भी, मीटर भी, लेकिन शर्त यह है कि बस वो 1 यूनिट का होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। ऐसे नहीं हो सकता कि 1 किलोमीटर आपने यूनिट वेक्टर बोल दिया तो 1000 मीटर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। 1000 मीटर यूनिट वेक्टर नहीं होगा, फिर 1 यूनिट यूनिट वेक्टर होगा। अगर मीटर में मेजर कर रहे हैं तो 1 मीटर, किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर, ठीक है ना। और वैसे भी आप कैसे भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, लेकिन होना क्या चाहिए? सिर्फ 1 यूनिट का होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 यूनिट का वेक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू दिस वी हैव को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है ना। को इनिशियल वेक्टर बेसिकली दीज आर मोर देन 1 वेक्टर, है ना। ये एक वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर होते हैं, 2 वेक्टर। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रिक सेम सर्कल, सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर, है ना। को इनिशियल का मतलब क्या होगा? जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। सपोज करो 2 वेक्टर हैं ए बी, ए सी और ए बी, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। तो इनिशियल पॉइंट सेम होने का मतलब क्या है? को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम। तो यहाँ पर ए बी एंड ए सी क्या हो गए? ए बी एंड ए सी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू दिस वी हैव इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब वैसे क्या होता है? एक लाइन में, लेकिन यहाँ पर वेक्टर में कुछ अलग मतलब है। कोलिनियर का मतलब क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। मतलब पैरेलल वेक्टर्स, जैसे कोलिनियर मतलब एक्चुअली में क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करें तो तीनों एक ही लाइन में लाया करते हैं, है ना। लेकिन कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा? ये आपस में क्या है? पैरेलल है। सपोज करो ए हो गया ये, और ये क्या हो गया? बी, है ना। तो आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो ये कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर। अब इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है दोनों वेक्टर्स की, लेकिन बस ये पैरेलल होना चाहिए। ये ऐसे भी हो सकते हैं, अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर डायरेक्शन इधर है तो इसका ये जो एरो है इसको उल्टा मत कर देना, एरो हमेशा इधर की साइड ही लगेगा ऐसे, ठीक है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो, ये बी वेक्टर ए वेक्टर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन कुछ भी है, चेंज है, लेकिन एक्चुअली में क्या है? पैरेलल है। तो ये कैसे हो गए? कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टू दिस वी हैव इज कोलिनियर वेक्टर के बाद हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। है ना, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने पैरेलल वेक्टर सीख ली, कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान से समझना। वेक्टर एक ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। ये इससे पहले नेगेटिव ऑफ वेक्टर से पहले आप एक और वेक्टर हमारे पास रह गया है, दूसरे टाइप का वेक्टर छूट गया, उसे समझोगे पहले तो ये वाला अपना समझ आ जाएगा। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर,
इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर विद देखो जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था कि सिर्फ पैरेलल होंगे, ठीक है ना। अभी इक्वल वेक्टर क्या है, जिनका देखो यहाँ पे लिखूंगा तो स्पेस नहीं है इतना, बता देता हूँ, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। चलो लिख ही देता हूँ। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। मान लो कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, तो दूसरा जो अगर वेक्टर है इसका इक्वल वेक्टर होना है तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बस नहीं मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इस वेक्टर का इतना, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, इक्वल वेक्टर हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो गई तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सपोज करो अगर डायरेक्शन इधर की साइड हो गई तो सिर्फ वो कोलिनियर वेक्टर रह जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगर मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो भी इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है सिक्स्थ वाला, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसका मतलब क्या है, अगर कोई वेक्टर है ऐसे ए, तो सिंपल दूसरा वेक्टर बस उसके डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन चेंज, ठीक है ना। तो अगर ए वेक्टर है तो जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए वेक्टर हो जाएगा। बस ये है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए दोनों की तो क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का नेगेटिव हो जाएगा दूसरे वाला, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर, आप लोग इसको ध्यान से नोट डाउन कर लें, है ना, और एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लोगे, आगे जो एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचता है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन एक्सरसाइज 10.2, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। गाइस बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि फ्री वेक्टर कौन से होते हैं, क्योंकि जब हम पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, है ना, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन और ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो वहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगा। तो कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर एक्चुअली में क्या है, ये सिंपल कहता है कि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस, है ना, डिस्प्लेस का मतलब हिलाए जा सकते हैं, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलली, है ना। हम डिस्प्लेस कर सकते हैं उन्हें कहीं भी, लेकिन बस ये शर्त है कि पैरेलल होना चाहिए वेक्टर, डिस्प्लेस पैरेलली ही डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर को। ध्यान से समझेंगे, अगर कोई वेक्टर है ए, ठीक है ना, तो अब इस वेक्टर को अगर मैं डिस्प्लेस करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके सिर्फ पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूँ, मतलब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। अगर ये वेक्टर है, मैं इसको हिलाना चाहता हूँ तो मैं इधर से लेके सिर्फ ऐसे रख सकता हूँ, मतलब इसको ओरिजिनल पोजीशन के पैरेलली रख सकता हूँ इसको। ऐसा नहीं कि अगर ये ए वेक्टर है तो मैं इसको उठा के ऐसे रख दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। हम अगर मान लो, हाँ ये केस तब सही है अगर मान लो कोई ए वेक्टर था ऐसे, तो मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं पैरेलली सिर्फ इसको ऐसे ही डिस्प्लेस कर सकता था, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या कहता है, सिर्फ यही कहता है कि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस एनीवेयर बट पैरेलली, सिर्फ हम पैरेलली ही डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर को, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा वेक्टर का इंट्रोडक्शन 10.2, आपको इसमें आराम से समझ आ जाएगी, है ना। वैसे 10.2 के अंदर अभी हमें और पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ, हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके हम 10.2 को पूरी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि यहाँ पूरा अलजेब्रा चैप्टर है हमारे पास, तो हम यहाँ पर एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन 2-3 तरीके से होती है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, है ना, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है हमारे पास, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन मिसलेनियस, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, डिवीजन नहीं सीखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास अभी हम 10.2 का इंट्रोडक्शन, इससे अगली वीडियो 10.2 का इंट्रोडक्शन होगा। ये आपके पास बेसिक वेक्टर और डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इन सब के ऊपर का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएं चीज़ों से, है ना, कैलकुलस से बाहर आ जाएं और वेक्टर में क्या पढ़ना है उसके बाद फेमिलियर हो जाएं। तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन का 10.2 पर, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, समझ आया, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।